हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 चैप्टर फर्स्ट में जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है वो पूरा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा एक एक करके सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को एक एक करके स्क्रीनशॉट भी लेना है। तो ये वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप चेक करेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि यूनिट 1 में आपको पढ़ने के लिए दिया गया था भारतीय भाषा, चिंतन की परंपरा, पाणिनि और भर्तृहरि और दिनांक का भाषा विषय चिंतन, ये आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना था। तो इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हम सबसे पहले, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों के उच्चारण को इतने हजारों वर्ष के पश्चात भी संरक्षित किया गया, वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि वेदों के उच्चारण को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन भारत में एक अत्यंत सुदृढ़ मौखिक परंपरा विकसित की गई थी। उस समय वेदों को लिखित रूप में नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से याद करके और बार बार दोहरा करके सिखाया जाता था। तो उस समय वेदों को लिखित रूप में नहीं लिखा जाता था, उस टाइम में वेद को लिखा नहीं जाता था बल्कि याद कराया जाता था। कैसे याद कराया जाता था, तो गुरु शिष्य के रूप में याद कराया जाता था, यानी गुरु सामने बैठते थे और उनका जो शिष्य होता था वो भी बैठता था, गुरु बोलते थे और शिष्य याद करता था, यानी बार बार दोहरा करके याद कराया जाता था। तो वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा और प्रातिशाख्य जैसे ग्रंथों में स्वर, मात्रा, बल और उच्चारण के नियम निर्धारित किए गए थे। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जैसे स्वरों का विषय ध्यान रखा जाता था ताकि शब्दों का अर्थ न बदले। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा पट पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ और घन पाठ जैसे विभिन्न पाठ पद्धतियाँ विकसित की गई थी, जिनमें मंत्रों को अलग अलग तरीके से दोहराया जाता था, जिससे गलती की संभावना बहुत कम हो जाती थी। तो ये सब तरीका अपनाया जाता था ताकि कोई गलती न हो। तो इसमें अभी आपको और लिखना है कि ब्राह्मणों और वेद पाठियों द्वारा नियमित अभ्यास, कठोर अनुशासन और धार्मिक श्रद्धा के कारण वेदों का शुद्ध उच्चारण पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित बना रहा। इसी प्रकार सशक्त मौखिक परंपरा, वैज्ञानिक उच्चारण नियमों और विषय पाठ पद्धतियों के कारण वेदों के उच्चारण को हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा जा सका। तो इसी प्रकार वेदों को संरक्षित रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इतना ही आंसर लिखना है, तो आप सबको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि प्रातिशाख्यों और शिक्षा ग्रंथों में क्या समानताएं एवं अंतर थे, इनका चर्चा कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ दोनों ही वेदों के शुद्ध उच्चारण और ध्वनि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनका उद्देश्य वेद मंत्रों के सही स्वर, उच्चारण और पाठ पद्धतियों को सुरक्षित रखना था। दोनों में समानता यह है कि ये ध्वनि, स्वर, मात्रा, संधि तथा उच्चारण के नियमों की व्याख्या करते हैं और वेदों की मौखिक परंपरा को संरक्षित करने में सहायक रहे हैं। किंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। शिक्षा ग्रंथ सामान्य रूप से ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों और उच्चारण के मूल नियमों को बताते हैं तथा सभी वेदों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, जबकि अगर हम बात करें प्रातिशाख्य की, तो प्रातिशाख्य ग्रंथ किसी विशेष वेद शाखा से संबंधित होते हैं और उस शाखा की पाठ पद्धति, उच्चारण शैली तथा विशेष नियमों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसमें अभी आपको और भी लिखना है कि शिक्षा ग्रंथ अधिक सामान्य और सैद्धांतिक होते हैं, जबकि प्रातिशाख्य ग्रंथ अधिक व्यवहारिक और शाखा विशेष पर आधारित होते हैं। इस प्रकार दोनों ग्रंथों का लक्ष्य वेदों की शुद्धता बनाए रखना था, परंतु उनकी विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। तो इसमें कुछ अंतर भी है और इसमें कुछ समानताएं भी हैं, जो कि आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है इसको जैसे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भर्तृहरि के वाक्य पदीय में
वर्णित भाषा दर्शन पर एक लेख लिखिए। इसमें आपको लिखना है कि भर्तृहरि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध भाषा दर्शन के आचार्य थे, जिनकी प्रमुख कृति वाक्य पद्य भाषा के स्वरूप, अर्थ और प्रयोग पर गहन विचार प्रस्तुत करती है। तो भर्तृहरि के अनुसार भाषा केवल संचार का साधन नहीं था, बल्कि ज्ञान और विचार की अभिव्यक्ति का मुख्य आधार भी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शब्द ब्रह्म की अवधारणा दी, जिसके अनुसार शब्द ही सृष्टि और ज्ञान का मूल तत्व है। तो उनका मानना था कि भाषा और विचार एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों का विकास साथ साथ होता है। आगे लिखना है कि भर्तृहरि ने भाषा को समझने के लिए स्फोट सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि अर्थ अलग अलग शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे वाक्य से एक साथ प्रकट होता है। आगे आपको और लिखना है इसमें, यानी इसका मतलब है कि जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं तो उसका अर्थ एक ही क्षण में मन में स्पष्ट हो जाता है। तो उन्होंने यह भी बताया कि वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि शब्द अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता, बल्कि वाक्य से जुड़कर ही सही अर्थ प्रदान करता है। तो वाक्य पद्य में भाषा के ध्वनि, अर्थ, व्याकरणिक पक्षों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। तो भर्तृहरि का विचार था कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव चेतना और सोच का दर्पण है। उनका ये बात कहना था कि भाषा सिर्फ बोलने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि मानव चेतना और सोचने का दर्पण भी है। दर्पण मतलब आईना। तो उनके भाषा दर्शन ने भारतीय व्याकरण और दर्शन को नई दिशा दी और बाद में विद्वानों को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार भर्तृहरि का वाक्यपदी भाषा के दार्शनिक महत्व को समझने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि दिनांक की भाषा विषयक चिंतन की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि दिनांक बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य और तर्कशास्त्री थे, जिन्होंने भाषा और ज्ञान के संबंध पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। तो उनके अनुसार भाषा का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और विचारों को समझाने तथा संप्रेषित करने का माध्यम बनना है। लेकिन शब्द सीधे वास्तविक वस्तु को नहीं दर्शाते, बल्कि मन में बने सामान्य विचार या संकल्पना का संकेत करते हैं। तो दिनांक ने अपोहा सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार किसी शब्द का अर्थ किसी वस्तु की सीधे पहचान नहीं, बल्कि अन्य वस्तुओं से उसके भिन्न होने के आधार पर समझा जाता है। जैसे गाय शब्द का अर्थ उन सभी चीज़ों से अलग करके समझा जाता है जो गाय नहीं है। तो उन्होंने यह भी माना कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। आगे इसमें आपको और लिखना है कि तथा भाषा मुख्य रूप से अनुमान और विचार के क्षेत्र में काम करती है। दिनांक के अनुसार शब्द और वास्तविकता में सीधे संबंध नहीं होता है, बल्कि भाषा मनुष्य के मानसिक विचारों और धारणाओं को व्यक्त करने का साधन है। इस प्रकार उनके भाषा विषयक चिंतन ने बौद्ध दर्शन और भारतीय तर्कशास्त्र में भाषा, अर्थ और ज्ञान के संबंध को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक आप सभी को लिखना है। इसमें अगर आपको और लिखना है तो हम कुछ स्क्रीनशॉट्स आप सभी को दे रहे हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि महर्षि पनिनी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इसमें आपको लिखना है कि महर्षि पनिनी प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य थे, जिन्हें संस्कृत भाषा का सबसे प्रमुख विद्वान माना जाता था। इनको प्रमुख विद्वान माना जाता था, यह आपको याद रखना है। इनका जन्म लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो यहाँ 4वीं होगा, ये आपको ठीक कर लेना है। तो पनिनी की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है, जिसमें संस्कृत व्याकरण के नियमों को अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इस ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं, जो भाषा के शब्द, धातु, संधि, समास और व्याकरण रचना को स्पष्ट करते हैं। तो पनिनी का व्याकरण इतना सटीक और तर्कपूर्ण है कि आज भी भाषा विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन्होंने भाषा को सरल, शुद्ध और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार महर्षि पनिनी भारतीय व्याकरण परंपरा के महान आचार्य थे, जिनकी कृति ने संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को अस्थायी रूप से समृद्ध किया।
हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में बस इतना ही आंसर था। कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दे रहे हैं, वहाँ से आपको और इसमें आंसर लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 से 7 पेज में लिखना पड़ेगा। तो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि महर्षि पनिनी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो महर्षि पनिनी का भारतीय भाषा और व्याकरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप देने का महान कार्य किया। उनकी प्रमुख कृति अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के नियमों को सूत्र रूप में सरल और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिससे भाषा को सीखना और समझना आसान हो गया। तो पनिनी के व्याकरण ने भाषा की शुद्धता, एकरूपता और सही प्रयोग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनका कार्य इतना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है कि आज भी आधुनिक भाषा विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। तो जिन्होंने केवल व्याकरण ही नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत आधार प्रदान किया। तो इस प्रकार महर्षि पनिनी का महत्व संस्कृति भाषा के संरक्षण, विकास और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आपको इतना ही लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपको 2 से 3 पेज में आंसर लिखना है। इसका कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको दे रहे हैं, वहाँ से आपको और लिख लेना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि भर्तृहरि की भाषा के विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में बताइए। इसमें आपको लिखना है कि भर्तृहरि प्राचीन भारत के महान भाषा दार्शनिक और व्याकरणाचार्य थे, जिनकी प्रमुख कृति वाक्यपदी भाषा के स्वरूप, अर्थ और दर्शन पर आधारित है, जिन्होंने भाषा को केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि ज्ञान, विचार और चेतना की अभिव्यक्ति का आधार माना। उनके अनुसार मनुष्य की सोच और भाषा आपस में गहराई से जुड़ी होती है। बिना भाषा के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना संभव नहीं है। तो भर्तृहरि ने शब्द ब्रह्मांड की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार शब्द ही सृष्टि और ज्ञान का मूल तत्व है। उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व और ज्ञान की रचना शब्द के माध्यम से ही समझी जा सकती है। उन्होंने स्फोट सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि अर्थ अलग अलग शब्दों से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से एक साथ प्रकट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अभी इसमें और आंसर लिखना है। इसमें आपको आगे और लिखना है कि जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं तो उसका अर्थ एक ही क्षण में मन में स्पष्ट हो जाता है, यानी समझ में आ जाता है। तो भर्तृहरि ने भाषा के ध्वनि, अर्थ और व्याकरण के पहलुओं पर भी विस्तार से विचार किया, जिन्होंने वाक्य को भाषा की मुख्य इकाई माना और बताया कि शब्द अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देते बल्कि वाक्य में जुड़कर ही सही अर्थ प्रदान करते हैं। तो उनके अनुसार भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं था बल्कि मानव चेतना और संस्कृति का दर्पण है। तो इस प्रकार भर्तृहरि के भाषा दर्शन ने भारतीय व्याकरण और दर्शन को नई दिशा दी और आज भी भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को बस इतना ही लिखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है प्रधान च सातसु अंगेषु व्याकरणम कथन को वर्णित कीजिए। इसमें आपको लिखना है भारतीय परंपरा में वेदों के अध्ययन के लिए 6 वेदांग माने गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त और पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो इन सभी अंगों में व्याकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे प्रधान च सातसु अंगेषु व्याकरणम कथन से व्यक्त किया गया है। तो इसका अर्थ है कि वेदांगों में व्याकरण का स्थान सबसे प्रमुख है, क्योंकि भाषा की शुद्धता और सही अर्थ समझने में व्याकरण की मुख्य भूमिका होती है। तो व्याकरण भाषा के नियमों को निर्धारित करता है और शब्द के सही प्रयोग, उच्चारण और संरचना को स्पष्ट करता है। यदि व्याकरण का ज्ञान न हो तो शब्द और वाक्यों का अर्थ बदल सकता है और वेदों का सही संदेश समझना कठिन हो जाएगा। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने व्याकरण के वेदों के अध्ययन का आधार माना है। आगे आपको और लिखना है इसमें, व्याकरण न केवल भाषा को व्यवस्थित बनाता है बल्कि वेदों और शास्त्रों के संरक्षण में भी सहायक होता है। तो इसके माध्यम से मंत्रों और श्लोकों को सही अर्थ और उच्चारण को बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार व्याकरण वेदांगों में प्रमुख स्थान रखता है और भाषा तथा ज्ञान की शुद्धता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है दिनांक का संक्षेप में परिचय दीजिए। इसमें आपको लिखना है दिनांक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और तर्कशास्त्री थे जिनका समय लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी माना जाता है। तो वे बौद्ध न्याय और तर्कशास्त्र के प्रमुख आचार्य थे और उन्होंने ज्ञान, तर्क तथा भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनका योगदान विशेष रूप से बौद्ध दर्शन और भारतीय तर्कशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दिनांक ने ज्ञान को 2 भाग में बांटा। तो पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रियों से सीधे प्राप्त होता है, जबकि अनुमान तर्क और विचार के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उन्होंने भाषा और अर्थ के संबंध को समझाने के लिए अपोह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी शब्द का अर्थ सीधे वस्तु से नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं से भिन्नता के आधार पर समझा जाता है। जैसे गाय शब्द का अर्थ उन सभी चीजों से अलग करके समझा जाता है जो गाय नहीं है। तो दिनांक का मानना था कि भाषा मनुष्य के विचारों और मानसिक धारणाओं को व्यक्त करने का साधन है। उनके विचारों ने भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र और भाषा विज्ञान को नई दिशा दी और बाद में विद्वानों को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार दिनांक भारतीय बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं और जिनका योगदान आज भी अध्ययन और अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो चुका है। इसका कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको दे देंगे जिसमें और आपको इसमें लिख लेना है। तो जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट का यूनिट 1 का हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भाषा के क्रमिक विकास को कौन कौन दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अगला सवाल है कि शिक्षा, व्याकरण, छंद और निरक्त किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, भाषा। तो अगला सवाल है कि संस्कृत व्याकरण की अपूर्व कृति अष्टधाई किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि पनिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निरुक्त का प्रारंभ किससे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि किस सिद्धांत के अनुसार पद की पृथक सत्ता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। अगला सवाल है कि भर्तृहरि ने अर्थ निर्धारण में किस सिद्धांत को स्थापित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोर्ट सिद्धांत। अगला सवाल है कि किसके अनुसार वाक्य का अर्थ शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध न होकर शब्दों के अर्थ अन्य शब्दों के अर्थों से विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, दिनांक, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन में भी पढ़ चुके थे सब्जेक्टिव में। तो अगला सवाल है कि किस वाक्य यानी वाणी में भाषा या विचार प्रकाश रूप में होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा घ, क और ख दोनों में होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी। तो चलिए अगला सवाल है कि मुनि त्रय कौन कहे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा घ, एक मिनट, उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि भारत में भाषा के संबंध में चिंतन की प्रक्रिया का स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, ऋग्वेदों में मिलता है। तो चैप्टर फर्स्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम आप सभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। क्लास हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं।